प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 18 वायु तथा जल प्रदूषण के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो पहला अभ्यास का जो प्रश्न है वो है, किन किन विधियों द्वारा जल का प्रदूषण होता है। तो प्यारे बच्चों, जल का जो प्रदूषण होता है वो किन किन कारणों से होता है। निम्न विधियों के द्वारा जल प्रदूषण होता है: कूड़ा करकट, मल मूत्र और मृत जीव को नदी में प्रवाहित करने पर। अगर हम घर का कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट, मल मूत्र, मृत जीव को नदी में बहाते हैं तो वो प्रदूषित करेगा पानी को। फैक्ट्रियों से निकले विषैले रसायन, जैव निम्नीकरण पदार्थ अगर हम नदियों में बहाएंगे तो पानी प्रदूषित होगा। घरेलू उपयोग से निकलने वाले तेलीय पदार्थों और डिटर्जेंटों के उपयोग से, वाहित मल एवं कृषि में होने वाले रसायनों के उपयोग से, इन सभी से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत स्तर पर आप प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। यानी आप अपने स्तर पर प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम कर सकता है। नंबर 1, व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को कम करके पब्लिक यातायात साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जैसे मान लो अगर आप चार आदमियों को कहीं शहर जाना है तो चारों अलग अलग अपने अपने साधन न लेकर के बस में अगर चले जाए तो पर्यावरण को, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं हम। कूड़ा करकट और कच्ची या सूखी पत्तियों को न जलाकर, कम दूरियों के लिए वाहनों का उपयोग न करके, या पैदल जा सकते हैं, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि से निकलने वाले अपशिष्टों को न जलाकर। तो ये अगर हम करेंगे तो हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये अपने व्यक्तिगत प्रयास हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ पारदर्शी जल पीने योग्य होता है पर टिप्पणी लिखिए। स्वच्छ एवं पारदर्शी जल जरूरी नहीं कि वह पीने योग्य हो। साफ पानी में भी रोगाणु, सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इनमें लेड जैसे कई अशुद्धियां घुली हों। अतः इसलिए सलाह दी जाती है कि जल पीने से पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। जल शुद्धिकरण के लिए आरओ सिस्टम तथा उबाल कर पीना चाहिए। यानी आपको साफ दिखने वाला, पारदर्शी दिखने वाला पानी हो सकता है वो शुद्ध ना हो, उसमें रोगाणु हो, तो हमें पानी पीने से पहले आरओ सिस्टम से या उबाल कर उसको शुद्ध करना है, फिर पीना है। आगे है, आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मैं यदि अपने शहर की नगरपालिका का सदस्य होता तो निम्न उपाय करता। नंबर 1, सबसे पहले जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय करता। दूसरा, यह सुनिश्चित करता कि सबको पीने के लिए शुद्ध एवं साफ पानी मिल सके। पाइपलाइन में हुई लीकेज की मरम्मत करवाता। शहर के उपलब्ध जल स्रोतों में वाहित मल को मिलने से रोकने के उपाय करता। तो ये अगर मैं नगर पालिका का सदस्य होता तो मेरे पहले काम ये होते। यानी जल को प्रदूषण मुक्त करता, दूसरा सबको पीने के लिए साफ पानी मिले, दूसरा अगर कोई पाइप लीकेज है तो उसको ठीक करवाता, और चौथा शुद्ध पानी के अंदर वाहित मल जो है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी है, उसको मिलने से रोकने का उपाय करता। आगे है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध वायु तो जिसमें कोई हानिकारक पदार्थ न मिले हों, प्रदूषित वायु जिसमें हानिकारक पदार्थ मिले हों, यही अंतर है। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिसमें अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नहीं बताया हुआ अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित, मैं इसको बता देता हूँ। जब बारिश होती है तो क्या होता है, हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें होती है, तो क्या होता है, बारिश के पानी के साथ मिलकर के ये अम्ल बनाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO3 बनता है, ये HNO3 बनाती हैं। इस प्रकार अम्ल बनता है, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। इससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, हमारी भवनें, इमारतें संक्षारित होती हैं।
तो ये आप अपनी किताब में से लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया अम्लीय वर्षा क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करती है। आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पौध घर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो नाइट्रोजन जो गैस है वो एक पौध घर गैस नहीं है, बाकी सारे पौध घर गैस है, वातावरण का तापमान बढ़ाने वाली गैस है। ठीक है, आगे है पौध घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको करना है। पौध घर प्रभाव क्या है? चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको वो प्रश्न भी करवा देता हूँ। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिससे अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा में कैसे प्रभावित करती है। तो इसको आप यहीं से लिख लेना। कोयला और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से विभिन्न प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कोयला और डीजल जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये प्रदूषक पानी में मौजूद वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये बारिश के साथ नीचे आते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर पानी के साथ मिलेगा तो H2SO3 बनाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा। ये जब अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? अम्लीय वर्षा से इमारतें और संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है, विशेष रूप से संगमरमर, जैसे कि संगमरमर से बना ताजमहल। अम्लीय वर्षा फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको करवा दिया था, कौन सी गैस थी? पौध घर गैस, नाइट्रोजन गैस नहीं होती। आगे है पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उनमें से कुछ वापस परावर्तित हो जाती हैं और बाकी पौधा ग्रह ग्रीन हाउस द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन शामिल है। यानी सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं वो क्या करती है? कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है और कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा सूर्य की विकिरण की आवश्यक मात्रा से अधिक अवशोषित होने के कारण वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय बर्फ के आवरण पिघलने लगेंगे और समुद्र में जल स्तर की वृद्धि होगी। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो पौध घर में वातावरण का तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी और जिससे उसके आसपास रहने वाले इलाके पानी से जलमग्न हो जाएंगे। आगे है आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। विश्व उष्णन हमारे देश के अलावा पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और यह धरती के वातावरण पर लगातार बढ़ रही है। इस समस्या से न केवल मनुष्य, धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु यह निरंतर बढ़ रही है। विश्व उष्णन के सबसे बड़े जिम्मेदार स्वयं मानव है, हम हैं। उसकी गतिविधियां ही कुछ ऐसी हैं जो हर तरफ लगातार विश्व उष्णन बढ़ा रही है। मनुष्य की इन गतिविधियों से खतरनाक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा से वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ये इसका उत्तर होगा। ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन करें। अम्लीय वर्षा ताजमहल की सुंदरता के लिए एक बड़ा खतरा है। जब एसिड बारिश स्मारक पर गिरती है तो पूरी तरह से संगमरमर से बना है, वे स्मारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे एक पाउडर जैसा पदार्थ बनता है जो वर्षा में घुल जाता है। यह घटना संगमरमर के कैंसर के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित कालिक के कारण संगमरमर के पीलेपन के लिए जाने जाते हैं। यानी मथुरा तेल रिफाइनरी जो है उससे जो कालिक निकलती है उससे भी संगमरमर पीला पड़ रहा है। तो आगे है नेक्स्ट, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? एक, जल के पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि शैवाल की आबादी में अत्यधिक वृद्धि की ओर जाता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो वे डीकम्पोजर्स के लिए भोजन के रूप में सेवा करते हैं। बहुत सारी ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में उपयोग होती है। परिणाम स्वरूप जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। यह बदले में मछलियों और अन्य जलीय जीवों के मरने का कारण बनती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 18
वायु तथा जल प्रदूषण के अभ्यास के प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।